आज के हमारे इस सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। लीजिए, पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई लगभग है। हालांकि आप सब जानते हैं कि ये जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के जिस दिशा से एक देश की सीमा लगती है वो है आपके उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम से हमारा राजस्थान जो है वो एक देश के साथ सीमा लगाता है और वह है पाकिस्तान। आप सब जानते हैं कि ये जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा का जो नाम है वो है आपके, याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा। और ये जो रेड क्लिफ रेखा है, इस रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण है वो हुआ है आपके 17 अगस्त 1947 को। और राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है, तो याद रखिएगा 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने, ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरों की रचना की थी। और आप सब जानते हैं कि राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, राजस्थानी भाषा साहित्य और साहित्यकार और क्षेत्रीय बोलियों से रिलेटेड लगभग एग्जाम के अंदर 2 से लेकर 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यहाँ पर एक रचना है जिसका नाम है पग फेरो। पूछा जा रहा है किसकी रचना है, मेघराज मुकुल की है, सत्य प्रकाश जोशी की है, गोवर्धन सिंह शेखावत की है, या मणि मधुकर की है। तो आप कहेंगे सर पग फेरो जो रचना है वह है आपके ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, मणि मधुकर की, याद रखिएगा। ठीक है, लीजिए अगला। अगला जो क्वेश्चन है आपके राजस्थान जीके से संबंधित वो ये रहा। लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिए। पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। देखिए, राजस्थान के क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं तो कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो बनता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह है 34 × 39.74 वर्ग किलोमीटर। आंकड़ों के हिसाब से क्वेश्चन आया तो ये आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर देश में अपना कौन सा स्थान रखता है। तो याद रखिएगा देश में शीर्ष पर है, यानी कि देश में क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का प्रथम स्थान है। अच्छा, ये प्रथम स्थान कब, तो आप कहेंगे सर राजस्थान राज्य जो है वो 1 नवंबर सन 2000 को देश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य बना। ऐसा क्या हुआ, एमपी से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जब देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है तो फिर देश का जो क्षेत्रफल है, यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर वो है 3287 वर्ग किलोमीटर। और इसका जो है वो राजस्थान कितना भाग है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो एरिया है वो देश के कुल एरिया का लगभग कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे सर वो है 10.41%, याद रखेंगे। ये आपके सामने बन सकता है तीसरा क्वेश्चन। एक तो आंकड़े से हो गया, एक स्थान से हो गया, एक तुलना से हो गया, और एक क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर कौन से देश से 17 गुना बड़ा है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर किस देश से 17 गुना बड़ा है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार से। हालांकि आप जानते हैं कि राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर नॉर्वे, पोलैंड, इटली, जर्मनी, जापान, कजाकिस्तान, वियतनाम और जिम्बाब्वे, इन सब के लगभग बराबर है। लेकिन आपको बताना है किस देश से 17 गुना बड़ा है राजस्थान। ठीक है, आगे लीजिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पूछा जा रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को तत्वाद्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि आप जब वाद्य यंत्र पढ़ते हैं तब आप पढ़ते हैं कि वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखिए तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, और आपके सामने है अवनद वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र का मतलब होता है
ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें तारों के माध्यम से स्वर उत्पन्न होते हैं। सुशीर का मतलब होता है ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें फूंक मारने पर या हवा के माध्यम से स्वर उत्पन्न होते हैं। घन का मतलब होता है ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु से बन रखे होते हैं जिन पर आघात या चोट करने पर आवाज आती है। औनद का मतलब होता है ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से मंडे हुए होते हैं जिन पर आघात या फिर चोट करने पर आवाज आती है। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो तत्वाद्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो आप कहेंगे सर वो है रावण हत्था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अगला अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है यहाँ पर कि राजस्थान में निरंजनी जो संप्रदाय है के संस्थापक कौन थे। राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास, महाजी मांगलिया, मलिनाथ जी, पाबू जी। तो आप कहेंगे सर निरंजनी जो संप्रदाय है इसके जो संस्थापक हैं वो है आपके हरि सिंह सांकला। कौन है? हरि सिंह सांकला। आप कहेंगे सर हरि सिंह सांकला तो ऑप्शन में ही नहीं है, याद रखेंगे संत जो हरिदास जी है इन्हीं का वास्तविक नाम क्या है, हरि सिंह सांकला, याद रखिएगा। और ये हमारे आधुनिक युग के वाल्मीकि के नाम से भी जाने जाते हैं। संत जो हरिदास जी है इनकी जो जन्मस्थली है वो है आपके कापड़ोद गांव जो वर्तमान डीडवाना के अंदर। और आप सब जानते हैं कि डीडवाना कुचामन नया जिला बना है लेकिन ये पहले नागौर का ही भाग था। तो कापड़ोद गांव के अंदर इनका क्या हुआ है, जन्म। और निरंजनी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है गाडा गांव में, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज अ करेक्ट आंसर। आगे अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जनगणना से तो क्वेश्चन आना ही आना है जी। लीजिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना है। जैसा कि हमने कल जो पेपर सोल्व किया था उसके अंदर भी क्वेश्चन था आपके, क्या उसमें था आपके कि राजस्थान का 0 से 6 यानी कि शिशु या फिर जो बाल लिंगानुपात है वो कितना था, ये क्वेश्चन आया था। तो उसका आंसर था आपके 888। यहां पर पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो शहरी लिंगानुपात है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर 914, याद रखिएगा। शहरी जो लिंगानुपात है वो कितना है, 914, ऑप्शन नंबर डी। तो जनगणना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो ये रहा, लीजिए। पूछा जा रहा है आपको यहां से कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थान से ब्लू पोट्री नीले मर्दभांड पर अपनी चित्रकला के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। यानी कि बात हो रही है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री का मतलब होता है चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग भरने की जो कला है उसे आप क्या कहते हैं, ब्लू पोट्री। और आप सब जानते हैं कि ये जो ब्लू पोट्री है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा जयपुर। लेकिन इसके जो जादूगर हैं, इनके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं ब्लू पोट्री के, वो कौन हैं, तो आप कहेंगे सर कृपाल सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज करेक्ट आंसर। इनको इसी ब्लू पोट्री के लिए याद रखिएगा 1974, कब 1974 के अंदर कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो पद्मश्री। 1974 के अंदर इनको क्या दिया गया था, पद्मश्री, याद रखिएगा। कृपाल सिंह शेखावत, जिनका संबंध कौन से गांव से है, तो याद रखिएगा मऊ गांव, शिकर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। यानी ऐसे कौन से संत हैं जिनको राजस्थान का कबीर कहा गया है। लालदास जी है, जसनाथ जी है, दादू दयाल है या धन्ना भगत है। आप कहेंगे सर राजस्थान का कबीर जिसे कहा जाता है वो है आपके संत दादू दयाल। कौन है, संत दादू दयाल, याद रखेंगे। संत दादू दयाल जिनका जन्म जो है वो 1544 के अंदर, याद रखिएगा, अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। कहां पर हुआ है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने, याद रखिएगा सी इज करेक्ट आंसर, दादू दयाल, याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने, लीजिए। जोधपुर की निम्नलिखित में से किस
लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपक वाले छिद्रित मटके रखकर नृत्य करती है। देखिए, एक तो क्वेश्चन आया था पिछले पेपर के अंदर कि बहुत सारी महिलाएं बहुत सारे मटके संतुलित अवस्था में रखकर नृत्य करती है, निम्न में से नृत्य की ये कौन सी शैली है? तो ये तो थी, हमने पढ़ा था भवाई, भवई या जिसे आप कहते हैं मटका नृत्य। यहां पर पूछा जा रहा है कि छिद्रित मटके पर दीपक रखकर जो नृत्य किया जाता है ये कौन सा है? तो ये है मारवाड़ का एक बहुत प्रसिद्ध नृत्य। कौन सा? जिसका नाम है, याद रखिएगा, गुड़ला नृत्य। कौन सा है? गुड़ला नृत्य। किसकी याद में? तो याद रखिएगा वो है आपके शातल देव। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। कई बार डायरेक्ट ही आ जाता है कि निम्न में से गुड़ला नृत्य का संबंध कहां से है? तो याद रखिएगा मारवाड़ से। ठीक है, चलिए आगे। अगला है नदी से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने कि लूणी नदी अंततः निम्नलिखित में से किस में जाकर मिलती है? यानी कि ये जो लूणी नदी है, ये लूणी नदी किस प्रकार का अपवाह तंत्र है? क्योंकि जब हम राजस्थान के अंदर नदियां या फिर अपवाह तंत्र पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है। एक तो आपके अरब सागर का, एक आपके बंगाल की खाड़ी का, और एक है आपके आंतरिक अपवाह तंत्र का। पूछा जा रहा है कि लूणी नदी जो है ये अंततः किस में जाकर गिरती है? तो देखिए, लूणी नदी जो है वो भाग है किसका? याद रखिएगा अरब सागर का। किसका भाग है? अरब सागर का। आप कहेंगे सर अरब सागर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप ये भी तो पढ़ते हैं कि अरब सागर स्वयं 2 भागों में है। एक तो है आपके कौन सा? याद रखिएगा कच्छ का रण, और एक जो भाग है वो है आपके कौन सा? याद रखिएगा खंबात की खाड़ी। इसीलिए जब भी आप अरब सागरी अपवाह तंत्र नदियों को पढ़ते हैं तब आप ये जरूर पढ़ते हैं कि एक तो लूणी नदी जो है वो कच्छ के रण का भाग है, और एक पश्चिम बनास जो नदी है वो भी किसका भाग है? कच्छ के रण का। जबकि खंबात की खाड़ी का जो भाग है वो एक तो माही नदी है, और एक याद रखिएगा कौन सी है? साबरमती। तो ये चारों ही नदियां में से किसका भाग है? अरब सागर का। लेकिन लूणी और पश्चिम बनास याद रखेंगे कच्छ के रण का, और माही और साबरमती किसका है? खंबात की खाड़ी का। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला। अगला है आपके सामने, लीजिए, पूछा जा रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आप सब जानते ही हैं कि उत्तर पश्चिमी रेलवे, और उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है? तो आप कहेंगे सर वो है जयपुर। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। लीजिए आगे। अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा जा रहा है कि राजस्थान के जनजातीय जो समुदाय है उसमें प्रचलित एक लोक कला है। यहां पर कौन सी कला की बात आ रही है? लोक कला, जिसमें सुई जैसे औजार से सजावट के लिए तवचा में काले रंग को डाला जाता है, उसे कहते हैं। यानी कि जनजातीय जो समूह है उसके अंदर एक लोक कला है कि ये जो शरीर त्वचा है इसमें सुई के माध्यम से काला रंग डाला जाता है। वर्तमान के अंदर सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द है ये टेटू, जिसे कहा गया है गोदना। शरीर पर चित्रांकन निम्न में से कौन सी लोक कला है? याद रखिएगा गोदना, गोदना करवाना। ऑप्शन नंबर क्या है? याद रखिएगा डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला है आपके सामने, लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात हो रही है। डीडवाना झील है, जैसलमेर झील है, सांबर झील है, या कोलाई झील है? तो आप वैसे तो सभी जानते हैं कि डीडवाना झील डीडवाना में है। जैसलमेर झील आपके वर्तमान के अंदर यदि हम बात करते हैं तो याद रखिएगा सलूम्बर है, बाकी सलूम्बर उदयपुर से ही अलग हुआ है। सांबर झील प्रमुख रूप से जयपुर है, और कोलाई झील है आपके बीकानेर में। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी क्या है कृत्रिम झील? तो याद रखिएगा वो है आपके जैसलमेर झील। ये जैसलमेर झील वर्तमान सलूम्बर जिले में है, सलूम्बर उदयपुर से ही अलग हुआ है। ठीक है, लीजिए अगला
अगला है आपके सामने, अच्छा ये रहा, लीजिए। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि भारत की जनगणना, देखिए जनगणना टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए भी, लगभग एग्जामों में यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात जो है वो सबसे कम दर्ज किया गया है। देखिए आप सब जानते हैं कि राजस्थान के लिंगानुपात की यदि हम बात करें तो राजस्थान का लिंगानुपात है 928। अच्छा, इसमें भी आपको पूछा जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है तो फिर याद रखिएगा डूंगरपुर का। और आपको पूछा जाए न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो कौन से जिले का है तो आप याद रखिएगा धौलपुर का। तो यहाँ पर सबसे कम ही पूछा गया है, वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा सी इज द करेक्ट आंसर, धौलपुर। अगला अगला है आपके सामने कि राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार आ गया है भाई, और अभी लगातार बैक टू बैक 2-3 बार आ गया है। झुंझुनू का हवा महल किसे कहते हैं तो आप कहेंगे सर झुंझुनू का जो हवा महल है वो है, याद रखिएगा खेतड़ी महल। कौन सा है? खेतड़ी महल। और खेतड़ी महल जो है वो झुंझुनू में ही है, जिसका निर्माण भोपाल सिंह ने करवाया था। आप सब जानते हैं यहाँ पर लखनऊ जैसी भूल भुलैया भी है। लेकिन राजस्थान का प्रसिद्ध जो हवा महल है वो जयपुर वाला है, सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित है, 5 मंजिला है, 953 आप पढ़ते हैं खिड़कियां वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने, याद रखिएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। भरथरी मेला है, बाणेश्वर मेला है, डिगी कल्याण जी है, शीतला माता। तो आप कहेंगे सर आदिवासियों का कुंभ, कई बार क्वेश्चन आया है। आदिवासियों का जो कुंभ है वो है आपके, याद रखिएगा बणेश्वर धाम। और ये जो बणेश्वर धाम है ये आपके हैं नवाटापुरा, याद रखिएगा डूंगरपुर। नवाटापुरा कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डूंगरपुर। और यहाँ पर आपको विदित भी है कि एक त्रिवेणी संगम है। कौन सा त्रिवेणी संगम है तो याद रखिएगा सोम, माही और जाखम जो है वो यहाँ पर क्या है, एक त्रिवेणी संगम है, ठीक है। खंडित शिवलिंग है बणेश्वर धाम, यहाँ पर याद रखिएगा खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। बणेश्वर धाम की स्थापना जो है वो संत माओ जी ने की थी, याद रखिएगा। और संत जो माओ जी है वो हमारे राजस्थान में कल्कि के अवतार माने गए हैं, याद रखिएगा संत माओ जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, बी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक क्वेश्चन आप बता दीजिए, आदिवासियों का जो कुंभ है बणेश्वर धाम, यहाँ पर मेला कब भरता है? यहाँ पर मेला जो है वो कब भरता है? लीजिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन शेखावटी ख्याल के विख्यात कलाकार थे? कौन सी ख्याल है? शेखावटी ख्याल। देखिए शेखावटी ख्याल का दूसरा नाम है, याद रखिएगा चिड़ावा की ख्याल, क्योंकि ये चिड़ावा की ही प्रसिद्ध है। चिड़ावा जो स्थान है वो याद रखिएगा झुंझुनू में है। एक बात और याद रखिएगा, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है तो याद रखिएगा मास्टर प्यारेलाल को। और शेखावटी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो है आपके कौन तो याद रखिएगा नानूराम। कौन है? नानूराम, ठीक है। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए पूछा जा रहा है नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी कौन सी? नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट है, जलोढ़ है, लाल है या काली है? तो आप कहेंगे सर नदियों द्वारा निर्मित जो मिट्टी है वो है आपके कौन सी? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, जलोढ़ मिट्टी। हमारे राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी यदि आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा ये जलोढ़ मिट्टी ही है। अगला पूर्वी भाग में ही अगला है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है कि मार्च 1949 में वृहत
जिसे आप कह सकते हैं ग्रेटर राजस्थान संघ, ग्रेटर राजस्थान संघ, ठीक है। और हालांकि डेट की यदि आप बात करेंगे तो यह है 30 मार्च 1949। 30 मार्च राजस्थान दिवस मनाते हैं आप, याद रखिएगा, ठीक है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस है, 1 नवंबर को आपके राजस्थान स्थापना दिवस है, 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस है, और आजकल एक और शुरू हुआ है 10 दिसंबर को, याद रखिएगा, प्रवासी राजस्थानी दिवस, ठीक है। यहाँ पर ग्रेटर राजस्थान है, यानी कि चौथा चरण है, और चौथे चरण में आपको पता है कौन कौन से हैं, जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर और कौन सा, बीकानेर। तो ग्रेटर राजस्थान की जब बात आए तो आप डेट याद रखिएगा, और इन रियासतों का क्या हुआ था, विलय हुआ था, ठीक है। इस महाराणा कुंभा द्वारा जो निर्मित है विजय स्तंभ निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है। देखिए, एक तो क्वेश्चन आपके सामने विजय स्तंभ से यदि आए कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ बना हुआ है वो है आपके, याद रखिएगा, भीमलाट। भीमलाट जो कि है आपके बयाना, भरतपुर के अंदर, याद रखिएगा। ये जो भीमलाट है इसका जो निर्माण है वो करवाया है विष्णुवर्धन वरिक ने, विष्णुवर्धन वरिक ने, याद रखिएगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बयाना के अंदर कौन सा वंश हुआ करता था, वरिक वंश हुआ करता था, और विष्णुवर्धन वरिक जो है समुद्रगुप्त कालीन, इनके समय निर्मित है कौन सा, भीमलाट। तो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ तो कौन सा है, भीमलाट, जो कि बयाना भरतपुर में है। लेकिन आजकल आप जानते हैं राजस्थान में 2 नंबर जो भी बिंदु होता है वो विशेषकर ज्यादा पूछा जाता है। जैसे सबसे ऊंची 2 नंबर की चोटी कौन सी है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में 2 नंबर वाला जिला कौन सा है, जैसे कि वर्दी में 2 नंबर वाला जिला कौन सा है, या फिर अन्य जो भी बातें हैं, चाहे राजस्थान का सर्वोच्च दूसरा कौन सा पठार है, वो भी पूछा जाता है। तो पूछा जाए राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ, तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो दूसरा विजय स्तंभ है, आप याद रखेंगे कि दूसरा जो विजय स्तंभ बना हुआ है वो बना हुआ है, याद रखिएगा, मंडोर, मंडोर प्रतिहार कालीन जोधपुर में। तो आप कहेंगे सर ये विजय स्तंभ ये हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ पूछा जाए कौन सा, तो याद रखिएगा ये आपके कुंभा द्वारा निर्मित है, जो कि है आपके कहां पर, चित्तौड़गढ़ में, याद रखिएगा। इस विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो कुंभा ने मालवा विजय उपलक्ष्य में करवाया था, सारंगपुर का युद्ध जीतकर, मालवा विजय उपलक्ष्य में, याद रखिएगा, ठीक है। और कुंभा ने इसे बनाकर अपने आराध्य देव भगवान विष्णु को समर्पित किया है, भगवान विष्णु को समर्पित किया है, ये भी याद रखेंगे। विजय स्तंभ जो ये बना हुआ है इसके जो वास्तुकार थे उनका नाम है, देखिए, जेता, नापा, पुंजा और पोमा, जेता, नापा, पुंजा और पोमा, याद रखिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा, ये विजय स्तंभ। लेकिन याद रखें राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ और राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ कहां कहां है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा ये लीजिए, ये रहा क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान के उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में स्त्री और पुरुष द्वारा एक साथ गाए जाने वाला विख्यात लोकगीत हमसिडो किस समुदाय से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन आता है कई बार, ये हमसिडो गाया जाता है तो याद रखिएगा हम का मतलब हो गया मैं और तुम, यदि हम हो जाते मैं और तुम, यानी कि इस गीत को गाने वाले पुरुष व महिला दोनों हैं, क्योंकि मैं और तुम तभी तो हम बनेंगे। तो ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा गीत पुरुष व महिला दोनों मिलकर गाते हैं, याद रखिएगा हमसिडो। और ये हमसिडो जो है वो जिस समुदाय से संबंधित है वो है भील समुदाय में, याद रखिए। भील समुदाय के अंदर
महिला और पुरुष दोनों मिलकर जो गीत गाते हैं वो है हम सिड्डो, याद रखिएगा। ठीक है, अगला अगला है आपके सामने, ये रहा, ये लीजिए। अगला क्वेश्चन है, जयपुर फुट यानी जो कृत्रिम पैर है किस प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन के मार्गदर्शन में विकसित किया गया। पूछा जाता है निम्न में से जयपुर फुट या कृत्रिम पैर के जो जनक हैं वो निम्न में से कौन है। तो आप नाम सुनते हैं पीके शेट्टी, जिन्हें रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या है, याद रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है माही महोत्सव औपचारिक रूप से राजस्थान के खाली जगह क्षेत्र में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आजकल आप देखेंगे महोत्सव उत्सव पूछने के अलग अलग क्वेश्चन आए हैं आपके सामने। जैसे अक्सर मैं चर्चा करता हूं कि अभी जो हाल ही में पूछे गए ना, जैसे देखिए आभानेरी उत्सव पूछा गया था, कहां पर है, तो आप सब जानते हैं दौसा। पूछा गया था मत्स्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है, अलवर। यहां पर पूछा गया है माही महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, याद रखिएगा बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या में दशकीय जो वृद्धि दर है वो प्रतिशत में सबसे कम थी। देखिए बात हो रही है 2011 के अंदर जिस बिंदु से क्वेश्चन आ रहा है वो है दशक की वृद्धि, और दशक की वृद्धि की हम बात कर रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में। तो आपको पूछा जाए कि राजस्थान की दशक की वृद्धि दर कितनी रही, तो आप कहेंगे सर 21.3%। ये तो आपके राजस्थान की दशक की वृद्धि दर रही। राजस्थान में सर्वाधिक किसकी रही, तो आप कहेंगे सर राजस्थान में सर्वाधिक जो दशक की वृद्धि दर रही वो बाड़मेर की रही। कितनी, तो आप कहेंगे सर 32.5%। जबकि पूछा जाए राजस्थान में सबसे कम किसकी रही, तो आप कहेंगे सर श्री गंगानगर की रही। और श्री गंगानगर की कितनी रही, तो आप कहेंगे सर 10%। ये लो, राजस्थान की दशक की वृद्धि दर सर्वाधिक किसकी रही, सबसे कम किसकी रही, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां पर सी इज अ करेक्ट आंसर, श्री गंगानगर। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, अगला जो है, हाँ ये लीजिए। अगला पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के कोटा में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। देखिए 1857 और 1857 में हम बात कर रहे हैं कोटा विद्रोह की। देखिए ये जो कोटा का विद्रोह है ये कब हुआ, सबसे पहले तो याद रखिएगा 15 अक्टूबर 1857 को। याद रखिएगा 1857 क्रांति में हम जितने भी विद्रोह पढ़ते हैं उनमें से एकमात्र ऐसा विद्रोह है जो जन विद्रोह था, जनता द्वारा विद्रोह किया गया था। और याद रखिएगा ये एक सुनियोजित विद्रोह था, योजना के तहत। कोटा की जनता कोटा के किले पर अधिकार करती है और कोटा के जो शासक हैं राम सिंह सेकंड, उनको कोटा दुर्ग में ही कैद कर देती है। और याद रखिएगा इसी जनता ने कोटा पर 6 माह तक अधिकार किया था। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर प्रमुख रूप से नेतृत्व करने वाले नेता कौन थे, तो 2 व्यक्ति थे, एक का नाम है मेहराब खां और एक का नाम है, याद रखिएगा, जयदयाल और मेहराब खां, याद रखिएगा दोनों। और इसी कोटा विद्रोह के तहत कौन कौन से अंग्रेज मारे गए थे, तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पर एक तो आपके कोटा का पॉलिटिकल जो एजेंट है मेजर बर्टन मारा गया, याद रखेंगे। 2 डॉक्टर मारे गए थे, एक तो डॉक्टर शेविट कोटम और एक था डॉक्टर शेडलर, ये भी मारे गए थे। मेजर बर्टन के 2 पुत्र भी मारे गए थे, फ्रैंक वे ऑर्थर। तो ये जो अंग्रेज थे ये यहां पर मारे गए थे, याद रखेंगे आप।
ठीक है, तो यहां पर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में एक ही है, कौन से, मेहराब खां। बाकी जय दयाल और मेहराब खां दोनों ही थे। ठीक है, अगला अगला है आपके सामने, ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है। क्या आया है देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं है। कौन सी ऐसी है जो शामिल नहीं है। पहली बात, राजस्थानी चित्रकला का महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता है। सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। आप कोई भी महल, कोई भी किला, कोई भी मंदिर, कोई भी हवेली देखेंगे तो लगभग सारी की सारी हवेलियां तो वैसे भी कलात्मक हवेलियां हैं। राजस्थानी चित्रकला की जो मुख्य विशेषता है वो यहाँ शामिल है, जबकि ये कह रहा नहीं होता है, तो फिर विशेषता में शामिल नहीं है, तो ये नहीं है। ऋतुओं और उनके मानव जीवन पर प्रभाव का श्रृंगारिक चित्रण है, बिल्कुल है। प्राकृतिक सौंदर्य और नारी सौंदर्य का है। चित्रों में भक्ति और श्रृंगार दर्शाने, बिल्कुल सभी हैं। यानी बी भी विशेषता में, सी भी है, डी भी है, लेकिन ए जो है ये नहीं है, याद रखेंगे आप। ठीक है, यहां कह रहा है प्रदर्शन नहीं होता है, जबकि प्रदर्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। लीजिए आगे, अगला है आपके सामने, ये रहा, और ये तो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत खास है जी, क्योंकि वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें कुल वन क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक है। मैंने पिछले ही सेशन में चर्चा की थी कि वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार आपको वन चाहे क्षेत्रफल के आधार पर पूछे और चाहे प्रतिशत के आधार पर पूछे, सर्वाधिक पूछे तो उदयपुर होगा, और क्षेत्रफल या फिर प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम पूछे तो चूरू होगा। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वन है, तो 9.60% पर वन है, यह भी आप जरूर याद रखें। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। आगे अगला है, पूछा जा रहा है राजस्थान अपनी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ के साथ साझा करता है। महाराष्ट्र, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। देखिए, यदि हम राजस्थान के अंदर चर्चा करें स्थलीय सीमा, तो टोटल स्थलीय सीमा कितनी है, तो आप कहेंगे सर टोटल है 5,920। इनमें से आपको पता ही है 1,070 जो है वो तो है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ। बाकी जो बची है 4,850, उनमें से पंजाब के साथ है 89, हरियाणा के साथ है 1262, यूपी के साथ है 877, एमपी के साथ है 1600 और गुजरात के साथ है 1022। तो पूछा जा रहा है कौन से राज्य, तो 5 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। यहां ऑप्शन के अंदर एक ही दे रखा है, कौन सा, पंजाब। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर है आपके सामने के निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ ली है। 3 बार शपथ। देखिए, टिक्काराम पालीवाल, आप कहेंगे सर राजस्थान के फर्स्ट निर्वाचित सीएम है ये, राजस्थान के फर्स्ट निर्वाचित सीएम। ये राजस्थान के फर्स्ट उप मुख्यमंत्री भी यही बने हैं, टिक्काराम पालीवाल, याद रखेंगे। ठीक है, जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के प्रथम फर्स्ट दलित सीएम है। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के फर्स्ट सीएम है, फर्स्ट सीएम, और वो भी मनोनीत रूप से। तो 3 बार जो सीएम के रूप में शपथ ली थी वो है भैरू सिंह शेखावत। भैरू सिंह शेखावत हमारे राजस्थान के एकमात्र ऐसे सीएम हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति भी बने हैं। इनको बाबू शाह के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे आप। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहां पर, बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है, देखिए क्या निम्नलिखित में से किसे वन की आशा, वन की आशा, होप ऑफ फॉरेस्ट, इंग्लिश में भी ध्यान जरूर रखें आप
कई बार ऐसे ही नाम पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी होप ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जानी जाती है। वन की आशा जिसे आप कहते हैं वो है आपके वर्णाशा, जिसे आप कहते हैं वशिष्ठी, वो है आपके कौन सी, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर, और वह है बनास। बनास जिसकी लंबाई 480 या फिर 512 किलोमीटर। याद रखिएगा, पूर्णतः राज्य में प्रवाहित होने वाली, पूर्णतः राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे आप। ठीक है, कौन सी, बनास। अगला है आपके सामने कि तूरा कलंगी ख्याल में विख्यात तूरा और कलंगी किसके प्रतीक हैं। तूरा कलंगी ख्याल, तूरा कलंगी। देखिए, तूरा का मतलब तो है भगवान शिव, कलंगी का मतलब है पार्वती। तूरा कलंगी जो ख्याल है उसमें तूरा और कलंगी किसके प्रतीक हैं, तो याद रखिएगा शिव और पार्वती। वैसे तूरा और कलंगी याद रखिएगा पगड़ी के आभूषण भी है। पूछा जाए ना कि तूरा व कलंगी निम्न में से किसके आभूषण हैं, तो याद रखिएगा पगड़ी के आभूषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए। एकीकरण के 7 चरणों के दौरान वृहत राजस्थान का गठन हुआ है, यानी कि वृहत राजस्थान या जिसे आप कहते हैं ग्रेटर राजस्थान का गठन कब हुआ है। तो वृहत राजस्थान या ग्रेटर राजस्थान, आप सब जानते हैं कि राजस्थान के एकीकरण का ये कौन सा चरण है, ये चरण है आपके, याद रखिएगा, चौथा चरण। और हमारे राजस्थान के एकीकरण का जो चौथा चरण है उसका जो गठन है वो हुआ है आपके 30 मार्च 1949। इसीलिए 30 मार्च को आप राजस्थान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस। तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला है आपके सामने कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 2025। विश्व पर्यावरण दिवस आप सब जानते हैं कब मनाया जाता है, 5 जून को। तो 5 जून 2025 जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, किस मुद्दे पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए मनाया गया था, तो आप कहेंगे सर करंट विशेष का क्वेश्चन है, याद रखिएगा प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस झील को आप ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं, यानी कौन सी ऐसी झील है जिसे ढेबर झील कहा जाता है। जैसमंद झील है, पिछोला झील है, पुष्कर झील है या राजसमंद झील है, तो आप कहेंगे सर ढेबर झील जिस झील को कहा जाता है वो है आपके, याद रखिएगा कौन सी, जैसमंद झील। जैसमंद झील जो है वो कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये सलूम्बर में है। सलूम्बर जो कि पहले किस जिले का भाग था, उदयपुर का। ये जो जैसमंद झील है इसी झील का दूसरा नाम क्या है, ढेबर झील। इसे आप कहते हैं जलचरों की बस्ती, जलचरों की बस्ती भी कहते हैं, क्योंकि जैसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य भी तो है, पढ़ते हैं आप अक्सर। ठीक है, और ये वही जैसमंद झील है जिसमें आप सर्वाधिक टापुओं वाली झील कहते हैं, सर्वाधिक टापू वाली झील। कितने टापू है इसमें, तो याद रखिएगा 7 टापू है, जिसमें सबसे बड़ा जो टापू है, सबसे बड़ा, उसका नाम है, याद रखिएगा, बाबा का भांगड़ा। सबसे बड़ा जो टापू है वो तो है बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा जो टापू है वो है प्यारी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन, जहां पर हमने इन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर चर्चा की। मिलते हैं अगले सेशन में।
बाकी वाले जो क्वेश्चन हैं इनका करेंगे सॉल्यूशन। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि देखिए आगामी जो एग्जाम है वो रिट मेंस आने वाला है आपके, उसके अलावा आपके वीडियो के एग्जाम हैं, उसके अलावा सीईटी के एग्जाम भी आने वाले हैं, लैब असिस्टेंट के एग्जाम भी है, उसके अलावा शिक्षक भर्तियों के भी एग्जाम हैं। तो लगातार जो है वो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका।